देखो तो क्वेश्चन नंबर आम की क्वेश्चन चल रहे थे, 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं आम की क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध करना है 3 आवेश -q + q + q क्रमशः x y तल में, ठीक है। 3 आवेश दे रखे हैं, -q है, +q है और +q, 3 आवेश दे रखे हैं x y तल में स्थित है। भैया कौन कौन से पॉइंट स्थित है? 0, a, ठीक है, तो यहाँ पर 0, 0 और 0, -a, 0, -a ऐसे बिंदुओं पर स्थित है। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव का मान सिद्ध करना है। और सिद्ध करना v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिद्ध करना है q अपॉन में r और प्लस में 2qa cos थीटा अपॉन में r², ये सिद्ध करना है। और ये दे रखा है r ग्रेटर देन स्मॉल a, r का मान बहुत अधिक है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये हमको करना है सिद्ध, तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो 3 आवेश है, -q है, +q है और +q रखे कैसे हैं? -q रखा हुआ है 0, a पर, ये रखा हुआ है 0, 0 पर, और ये रखा हुआ है 0, -a। तो पहले तो इसका हम डायग्राम बनाए, सिद्ध तो जब करेंगे पहले इसका डायग्राम बना के देखेंगे। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, x y तल है, कैसा तल है? x तल। तो देखो x y तल के लिए मैंने क्या किया? x y तल बना दिया, ये मैंने बना लिया कोई x y, ठीक है। ये x अक्ष हुआ इसका, ये हुआ y अक्ष। अब आवेश रखे हुए हैं, क्रम से रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं? ऐसे रखिए -q +q और +q। अब ये कहाँ रखा हुआ है? बीच वाला रखा हुआ है 0, 0। तो 0, 0 निर्देशांक यहाँ होंगे, मूल बिंदु होगा, तो यहाँ में रख दिया +q, ठीक है। ये रखा हुआ है 0, a पर, ठीक है। तो इसको रख दिया मैंने 0, a, कहीं बिंदु मैंने यहाँ मान दिया, और यहाँ रख दिया प्लस, ठीक है। ये बिंदु हुआ अपना 0, 0, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा 0, a, ठीक है। मैंने तो चित्र ऐसे बनाता मैं वैसे तो, ठीक है, ऐसे बनाता, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ, y अक्ष पे ले रहा हूँ इनको, ठीक है। ये x अक्ष है, तो y अक्ष पे यहाँ बिंदु ले लिया मैंने। अब दूसरा देखो आवेश का रखा हूँ -q, ये 0, इसके हैं 0, -a, इसका है a, तो 0 तो है, ये माइनस में आ जाएगा नीचे उतनी दूरी पे, तो ये कहीं यहाँ रखा होगा और -q, ठीक है। अब हमको किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने कोई बिंदु ले लिया P, ये मैंने बिंदु ले लिया P, r दूरी पे, यहाँ ले लिया बिंदु r दूरी, ठीक है। और बढ़ा देता हूँ इसको मैं आगे, तो इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको मान दिया मैंने r1, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको मान लिया मैंने r। ये कोण बना रहा है विद्युत द्विध्रुव से थीटा, कितना कोण बना रहा है? थीटा। विद्युत द्विध्रुव की दिशा आपको पता है कहाँ से कहाँ होती है? माइनस से प्लस, ठीक है। तो मुझे ये सिद्ध करना है, तो इसके निर्देशांक ये बिंदु P ले लिया, तो इसके निर्देशांक मैंने आपको बताया था, मैंने किसी द्विध्रुव का विभव निकाला था, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? r, थीटा, ध्रुवीय निर्देशांक होंगे r, थीटा। तो आप दोबारा एक बार सुन ले, मेरे पास 3 आवेश थे, -q +q +q रखा हुआ है 0, 0 x y पर, 0, 0 तो ये मूल बिंदु
मान लिया और इसके लिए साथ आ गए 0, 0। ये प्लस क्यों रखा हुआ है? a, 0, a पर x अक्ष पे 0, y अक्ष पे a, तो इसके लिए साथ आ गए a, 0, ये रखा हुआ है 0, -a पे, तो -a y अक्ष पे नीचे जाएंगे, ये करना है। समझ में बात? अब बिंदु P पर अगर टोटल विभव निकालें, ठीक है, तो बिंदु P पर यदि टोटल विभव को निकालें तो बेटा 3 आवेश विभव उत्पन्न करें। कौन कौन सा उत्पन्न करेगा? एक तो -q करेगा, एक कौन सा करेगा? +q करेगा, एक ये +q करेगा। तो मैं इन सबके नाम दे देता हूं। मैं इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया मैंने b और इसका नाम दे दिया मैंने c, ठीक है। तो अब निकालते हैं विभव। तो बिंदु P पर कुल विभव, जब हम बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे तो देखो तीनों आवेश अपना विभव उत्पन्न करेंगे। तो जब तीनों आवेश अपना विभव उत्पन्न करेंगे तो मैं लिख सकता हूं तीनों a, b और c। तो मैं लिख सकता हूं b बराबर में ba प्लस में bb प्लस में bc, तीनों आवेशों का। अब इस आवेश का देख लेते हैं, ठीक है, इस आवेश का देख लेते हैं। तो इस आवेश का विभव क्या हो जाएगा? b बराबर में a बिंदु पर -kq अपॉन में दूरी कितनी है भैया? दूरी कितनी है? ap, कितनी है? ap या फिर r2 रख लेंगे, ठीक है। इसके कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? kq आवेश q है अपॉन में दूरी कितनी है? b, मूल बिंदु मानो, ये मूल बिंदु मानो और इसको मान लो आप b। OP कितनी है? OP। इसके कारण विभव कितना है? BC, C बिंदु पर विभव, यहाँ B बिंदु है, B, यहाँ O और यहाँ B। यहाँ विभव कितना होगा? kq अपॉन में कितना आ जाएगा? B। समझ में बात? अब सबकी दूरी नहीं है हमारे पास, r, r1, r2 के मान हमारे पास नहीं, तो इनके मान निकालने के लिए मैं वही सिस्टम करूं। मैं क्या करूं? इस भुजा को इसके बराबर करने के लिए मैं यहाँ से लंब डाल दूं। मैंने यहाँ से लंब डाल दिया, इसने कितना बना दिया? समकोण, ठीक है। और इसका बिंदु का नाम दे दिया मैंने c, c नहीं था आपके पास, c दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसका इस पे लंब डाल दिया, ठीक है, इस पे क्या डाल दिया? लंब डाल दिया और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने d। क्या नाम दे दिया? d। समझ में बात? ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैंने लंब डाल के इनके क्या नाम दे दिया मैंने? इसका नाम दे दिया c और इसका नाम दे दिया मैंने d। अब मैं देखता हूं कि भाई अब मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक का मान निकालें। तो देखो अपने पास r1, इसका मान क्या है? r है, ये यहाँ तक क्या है? r, ठीक है, और ये है r1। तो मैं कैसे निकालूंगा? r1 कैसे निकालूंगा? यदि मैं इस पूरी भुजा में से मतलब OP में से मैं CP घटा दूं, ठीक है, तो r जैसे मैंने मान निकाला था तो r1 बराबर में लिख सकता हूं OP माइनस में लिख सकता हूं CP। OP में से मैं ये घटा दूं OC, OP में से घटा दूं मैं OC। कोई दिक्कत है? OC कैसे निकालेंगे? OC कैसे निकालेंगे? OC थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब। समकोण के सामने भुजा क्या होती है? काट। मैंने बिल्कुल द्विध्रुव बन गया है ये। यहाँ तक की दूरी आपको पता है a और यहाँ तक की दूरी कितनी है? a। टोटल कितनी है? 2 है। नीचे a ऊपर भी a। तो बिल्कुल द्विध्रुव बन गया है। ये भुजा कितनी हुई? a, ठीक है। अब मैं निकालूं, यदि मैं OC निकालूं तो OC हमारे पास ये रही OC, और OC क्या होगी? समकोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। थीटा या थीटा के सामने लंब, ये आधार होगा, ठीक है। और आधार किसमें आता है? आधार बटे कर्ण किसमें आता है? कॉस में। किसमें आता है? कॉस में। तो यहाँ साइड में लिख सकता हूँ कॉस थीटा, थीटा है ये, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ? आधार। आधार कितना है? आधार है OC बटे में कर्ण कितना है बताओ? कर्ण कितना है? ये कर्ण ये b बिंदु डाल रखा है ना b, तो यहाँ OB कितना है? OB या फिर a कह सकते हैं। तो यहाँ OC बराबर आ गया a cos थीटा। समझ में नहीं बात? ठीक है। जब ये a cos थीटा आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं, r1 का मान अपने पास आ गया और ये OB कितनी है? r कितनी है? r। तो r माइनस में a cos थीटा, सेम टू सेम, ठीक है।
इस कोण को थीटा मानेंगे और सेम टू सेम क्या करेंगे यहाँ करेंगे। तो यहाँ R2 कितना कितना आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा R प्लस में a cos थीटा। दोनों आ गए, सबके मान हम यहाँ रख लेंगे। तो R बना गया, R2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार नोट करो, चित्र बना लो, इसका फटाफट नोट करो, सिद्ध करने का क्वेश्चन है ये। देखो तो अब मैं इसमें मान रख देता हूं, इसको मैं डायग्राम बता रहा हूं, हटा देता हूं, इसमें केवल मान रख देता हूं। देखो यहां मान रखे हैं इसमें, तो देखो v बराबर में k q माइनस में है माइनस, ठीक है, दूरी कितनी है AP, और AP कितनी मान रखी है मैंने R2, कितनी मान रखी है R2 कितनी हो गई R प्लस में cos थीटा, R प्लस में cos थीटा, R2 मान रखी है ना, R प्लस में cos थीटा, प्लस में यहाँ KQ अपॉन में ये कितनी हो गई OP कितनी है, OP है R, कितनी है R, ठीक है, चित्र में लेना, प्लस में ये KQ और ये कितनी दे रखी है R1 मान देखा है R माइनस में a cos थीटा और ये कितनी आ जाएगी a cos थीटा, ठीक है। इस टर्म को तो बाहर ले लो, इसको तो अलग ले लो। तो v बराबर में इसको तो मैंने अलग ले लिया, पहले तो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं KQ अपॉन में R, इसको बाहर ले लो। अब यहाँ बचेगा प्लस में, यहाँ इसको अलग कर लेते हैं इसी कैलकुलेशन। तो मैं इसको पहले लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले को, तो KQ अपॉन में R माइनस में a cos थीटा माइनस KQ अपॉन में क्या आ जाएगा R प्लस में, यहाँ बंद, R प्लस में a cos थीटा, ठीक है। यहाँ से लघुत्तम आ रहा है आपके पास और लघुत्तम आ रहा है R माइनस a cos थीटा, तो R प्लस में a cos थीटा, दोनों लघुत्तम में आ रहे हैं। तो दोनों को मैं लघुत्तम में लेता हूँ। तो देखो दोनों को जब मैंने लघुत्तम में लिया तो v बराबर में KQ अपॉन में R, ठीक है, यहाँ प्लस में, हाँ बताओ, जब मैं लघुत्तम में दोनों ले लिया तो ये बढ़ जाएगा, पहले बचेगा R प्लस में a cos थीटा, ठीक है, फिर माइनस है, फिर ये आएगा, तो माइनस का R हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का a cos थीटा हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। नीचे अपने पास आ रहा है R माइनस में a cos थीटा और यहाँ आ रहा है R प्लस में a cos थीटा। नीचे सूत्र बन रहा है प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बना देंगे। तो बी बराबर में, ठीक है, यहाँ अपने पास एक चीज और थी, के, क्या था के को मैंने बाहर ले लिया इन दोनों से, समझने की बात, के को क्या ले लिया मैंने बाहर, और एक क्या था अपने पास ऊपर क्यू था, क्या था क्यू, तो दोनों को बाहर ले लेते हैं, के और क्यू को मैंने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया, ये आ गया के क्यू, तो ये चलेगा बाहर, ये चलेगा, इसमें से कौन मान लिया, नीचे को मैंने ले लिया। तो यहाँ v बराबर में के क्यू अपॉन में r प्लस में के क्यू, यहाँ देखो, यहाँ बना, ये तो कट गया, यहाँ a cos थीटा कितना होगा 2a cos थीटा बटे में, ठीक है, r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ में बात। यहाँ ये आ जाता है आपके पास। अब यहाँ देखेंगे तो देखो, यहाँ a r पहले लिख दिया उसने, r ग्रेटर देन a, तो r ग्रेटर देन बहुत बड़ा है, तो a स्क्वायर को क्या मान लेंगे, लगभग में नगण्य मान लेंगे, तो इसको जीरो मानिए, पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, केवल क्या बचेगा r इसका बचेगा। तो अपने पास आ जाएगा v बराबर में के क्यू अपॉन में r प्लस में के क्यू, और यहाँ आ जाएगा 2a cos थीटा बटे में r स्क्वायर। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, q डॉट में 2a क्या होता है p, q डॉट में 2a क्या होता है p, और सिद्ध क्या करवाना है मैं देख लेता हूँ, आप q करवाना है नहीं करवाना है, यही करवाना है। तो देखो ये मान, हाँ ये का मान लिख दिया, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो ये तो कॉमन आ ही रहा है, q भी कॉमन आ रहा है, नहीं तो मतलब क्यों, तो ये आ जाएगा v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा आपके पास q बटे में r, ठीक है,
और प्लस में तो यहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा 2qa cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ये सेम टू सेम ऐसे ही करना है जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव का क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो देखिए, अगला क्वेश्चन तुम कर लो भाई, सरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख लो, किसी विद्युत क्षेत्र एक्स वाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर देखो आप 15। किसी विद्युत क्षेत्र एक्स वाई बिंदु पर विद्युत विभव का मान दे रखा है, v बराबर दे रखा है, v बराबर में 6xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, v का मान दे रखा है, ई वेक्टर अपन को कैलकुलेट करना है, v का मान। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। सबसे पहली बात हम करेंगे इसमें कि धारिता क्या होती है। देखो दो पोर्शन है इसके, एक तो है पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा है कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र के बारे में है। तो हम सबसे पहले बात करें कि दो प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे कि सोना है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, और क्या है, तांबा है, ये सभी क्या है, चालक पदार्थ है। अब चालक पदार्थ है ये, और कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है या बिल्कुल धारा का प्रवाह नहीं करते, इन्हें कहते हैं कुचालक पदार्थ। या दूसरा नाम होता है इनका परावैद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, इन्हें कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहते हैं। या तो आप बात करें कुचालक पदार्थ की, ऐसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब चालक पदार्थों में और कुचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है, इनमें नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि आपको पता है कि कोई भी अगर परमाणु है हमारे पास, तो परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। प्रकृति का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो मैं अगर एक परमाणु की बात करूं तो परमाणु है, उसमें क्या है, नाभिक, और नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हुए। इनके नाभिक के चारों बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ये नाभिक के चारों ओर वही कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। जब ये इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगाते हैं तो जो कक्षा पास होती है नाभिक के, नाभिक है, नाभिक का आकर्षण बल कार्य करता है, और जो कक्षा पास होती है उस पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो दूरी पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। दूरी बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम बाह्यतम कोश की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसलिए जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कक्षा नाभिक के बहुत ज्यादा पास होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिकीय आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, बहुत
बहुत ज्यादा नाव की आक्रमण कार्य करता है और उसे कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड टाइटली। समझ में आई बात? ठीक है, तो दो प्रकार यहाँ पर जो मैंने बात की कि एक तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो जो चालक पदार्थ होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जो पदार्थ होते हैं, कंडक्टर पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो ज्यादा होती है। समझ मेरी बात? इसलिए आपने कोई भी चालक है उसको थोड़ा सा ताप दे दिया तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस जो है पदार्थ उसके परमाणु को छोड़ो कहाँ जाएंगे, क्रिस्टल में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ ये कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे अणु परमाणु हैं, तो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल में गति करने लग जाएंगे। और कैसी गति करने लग जाएंगे? रैंडमली, स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लग जाएंगे। जब ये गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इनके कारण क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब बात आती है विद्युत धारा, तो ऐसे हर किसी पदार्थ में, जैसे मैंने कहा कि ये पदार्थ है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें भी विद्युत धारा बहनी चाहिए। लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये स्वतंत्र गति करते हैं। कोई किधर गति करता है? अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। जब अनियमित गति करते हैं तो इनका टोटल जो विद्युत क्षेत्र निकल के आता है वो क्या आता है? शून्य आता है। लेकिन यदि किसी पदार्थ को मैं किसी बैटरी से जोड़ दूं, किसे जोड़ दूं? बैटरी से मैं जोड़ दूं इसी पदार्थ को, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बैटरी के द्वारा ऊर्जा मिलती है और इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लग जाता है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सभी एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पीछे दूसरा, फिर दूसरे के तीसरा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करने लग जाए तो उस वेग को कहते हैं अपवहन वेग। क्या कहते हैं? अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमेशा अपवहन वेग से जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई चालक है, तो चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। आप कहते हैं कि धारा क्यों प्रवाहित नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके पास पहली बात तो ऊर्जा कम है, दूसरी बात ऊर्जा है भी तो वो कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, जिससे उनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन यदि इसी पदार्थ को बैटरी से संयोजित किया जाए तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले अनियमित गति कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में निश्चित डायरेक्शन में गति करने लग जाते हैं और एक निश्चित वेग से गति करते हैं। और निश्चित वेग, जो निश्चित वेग होता है उसे कहते हैं अपवहन वेग कहते हैं, जिसे VD से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आई होगी कि चालक, तो चालक पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि एमोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं कुचालक। अब कुचालक जो पदार्थ होते हैं इन्हें मैंने दूसरा नाम बताया, मैंने इनका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, और वो दो भाग है, एक तो होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। दो प्रकार पदार्थ होते हैं, एक होते हैं पोलर, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और एक होते हैं अनपोलर, ठीक है। तो पोलर क्या होते हैं, अनपोलर क्या होते हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप हल डालो, बना लो। चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला चालक, कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात
ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक स्थान से या आवेश में ना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो सकता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, मनुष्य का शरीर, अम्ल, क्षार, बहुत सारे चालक पदार्थ होते हैं, अम्ल, क्षार, ठीक है, लोहा, पारा, ये सब चालक पदार्थ। एक स्टार लिखेंगे, चांदी धारा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, चांदी विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं कुचालक। कुचालक या इन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी या इसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत विद्युत रोधी या कुचालक या परावैद्युत पदार्थ। देखो, ऐसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह नहीं करते, ऐसे पदार्थ धारा का चालन नहीं करते, ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, धारा का चालन नहीं करते, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, एमोनाइट, सूखी लकड़ी, रबर, एमोनाइट, सूखी लकड़ी और भी बहुत सारे प्लास्टिक, ये सभी होते हैं कैसे? कुचालक। अब इसमें आगे आप डालें मुक्त एवं बद्ध आवेश। सूखी लकड़ी जो आप रखें ना, सूखी से आती है गीली लकड़ी, गीली होती है, गीली तो चालक होगी और सूखी होगी। इसमें रखना सूखी और इसमें रखना गीली लकड़ी। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी दर्शाती है। अगर गीली लकड़ी है, ठीक है, तो चालक की तरह व्यवहार करेगी, और सूखी लकड़ी तो कुचालक की तरह। दोनों याद रखना। तो हेड डालो, मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश, मुक्त एवं बद्ध आवेश। मैंने अभी आपको बताया कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो आंतरिक कोश होते हैं, जो नाभिक के पास कक्षाएं होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है, देखो, प्रकृति का
प्रकृति का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। प्रकृति का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक का नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। अतः किसी भी चालक पदार्थ में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक पदार्थ में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्योंकि इन पर नाभिक के द्वारा नाभिकीय आकर्षण बल का मान नाभिकीय आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि जो कक्षा नाभिक के पास होती है उस पर नाभिकीय आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। नाभिकीय आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड चार्ज कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको 2-3 चीज बताई। एक चालक पदार्थ है, एक होता है कुचालक। मैंने बताई कुचालक पदार्थ और विद्युत रोधी परावर्तक पदार्थ एक ही पदार्थ होता है। अब यहाँ हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कुचालक पदार्थ। किसको पढ़ेंगे? कुचालक। मतलब कह सकते हैं हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ। कौन से पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ।
ये ही अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परावैद्युत पदार्थ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, परावैद्युत पदार्थ से स्टार्ट होता है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। देखो इन पदार्थों में क्या खासियत है कि ये जो पदार्थ हैं ये धारा का चालन करते हैं। ध्यान से सुनना, इनकी परिभाषा क्या होगी, परावैद्युत पदार्थ होते क्या है, ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन इन पदार्थों को यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। या कह सकता हूं मैं कि ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, यदि इनको कहाँ दे जाए, विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस विद्युत क्षेत्र से ये क्या होंगे, प्रभावित होंगे, क्या होंगे, प्रभावित होंगे, इफेक्टेड होंगे। ध्यान सुनो, ये वैसे तो धारा का चालन करते नहीं, ऐसे पदार्थ जो स्वयं धारा का चालन नहीं करते, लेकिन यदि इनको किसी बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस विद्युत क्षेत्र से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, या विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब प्रदर्शन कैसे करेंगे, इन पदार्थों को यदि बाहर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो या तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में सरक जाएंगे या विद्युत क्षेत्र की दिशा में कहाँ जाएंगे, टूट जाएंगे। ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो बात बताएंगे, ऐसे पर ये केवल परिभाषा लिखो, ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते सामान्य तौर पे, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया रबर है, एवोनाइट है, ठीक है, और भी कई पदार्थ हैं, ये प्लास्टिक है, ये सभी कैसे पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो देखो परावैद्युत पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, धारा का चालन नहीं करते, लेकिन बाहर विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एवोनाइट, रबर, अभ्रक, मोम आदि। देखो वैसे तो ये पदार्थ ऐसे हैं कि जो चालन है धारा का, विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, लेकिन यदि मैंने कही कि मैंने इसको यहाँ रख दिया, ये अपना विद्युत क्षेत्र है और मैंने पदार्थ को यहाँ रख दिया, ये कोई पदार्थ है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस कोई पदार्थ है, जैसे NaCl, क्या है, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, तो मैंने प्लस बना लिया, माइनस, कोई ये अणु है NaCl, ठीक है, वैसे और ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया। इनको यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो धारा का चालन तो अभी भी नहीं करेंगे,
लेकिन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा कि ये प्लस और माइनस है, इनमें एक स्वतः ही बल उत्पन्न हो जाता है, ये थोड़े से पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः व्यवस्थित मतलब थोड़े से आवेश है इसके आगे पीछे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे पीछे हो जाते हैं। या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे या विद्युत क्षेत्र दिशा से तुरंत दूर हट जाएंगे। ये इनका क्या होता है, प्रभाव होता है। या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएंगे या विद्युत क्षेत्र की दिशा से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। तो ये जो प्रभाव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आना और विद्युत क्षेत्र की दिशा से दूर जाना, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? विद्युत क्षेत्र के कारण। तो मैंने बताया कि ये धारा का चालन तो अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो लगाया है उसके कारण ये क्या हो गए, पुनः व्यवस्थित हो गए। क्या हो गए? पुनः व्यवस्थित हो गए। या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में सरक जाएंगे या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सरक जाएंगे। ठीक है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होगी जिससे ये क्या हो जाएंगे, पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ की क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे आपको, ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नीचे अभी इसी में लिखो, परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये धारा का चालन तो नहीं करते। परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन ये धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण इनके अणुओं के आवेश का वितरण थोड़ा सा पुनः व्यवस्थित हो जाता है। इनके आवेशों का वितरण थोड़ा सा पुनः व्यवस्थित हो जाता है। पुनः व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप देखिए नीचे एक लाइन लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। हाँ, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ हुए आपके, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ध्रुवीय, कौन सा होगा? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक होता है अध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। हाँ, तो अब पहली बात करेंगे, आप पहले ये निकालेंगे इसमें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसकी बात करेंगे। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इसकी बात करते हैं। परावैद्युत पदार्थ, इसको कह सकता हूं मैं पोलर।
पोलर डायनेमिक्स, ठीक है। पोलर, देखो ये कैसे पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय क्या होते हैं? देखो ध्रुवीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, कोई पदार्थ है यदि वो ध्रुवीय है, कब होगा ध्रुवीय? देखो ऐसे पदार्थ जिनके अणु, ध्यान रखना, लिखना मत कभी, लिखेंगे नहीं कोई भी, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो क्या नहीं होते हैं? संपाती नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? संपाती। संपाती को तो समझे, कोइंसिडेंस कहते हैं ना, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इन दोनों के केंद्र, अगर इसको मैं फोल्ड करूं, धनावेश को, ये धनावेश, इधर धनावेश, इधर ऋणावेश, तो इन दोनों को फोल्ड करूं, समझ में आई बात? जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि मतलब ये है कि ये धनावेश ये है, इधर एक धनावेश यहाँ है, यहाँ इसका केंद्र धनावेश, इधर ऋणावेश, इसका केंद्र यहाँ, इसका केंद्र, यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, ऐसे में फोल्ड करूं, तो इन दोनों के केंद्र एक के ऊपर दूसरे का जाना चाहिए, समझ में नहीं बात? ठीक है, इसे कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। तो ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेशों के जो केंद्र होते हैं वो क्या नहीं होते? संपाती। अब संपाती केंद्र कब नहीं होते? संपाती केंद्र कब नहीं होते? जब अणुओं का आकार समान नहीं होगा, समझ में आई बात? जब अणुओं का आकार क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा, तभी तो होगा ऐसा। एक अणु बड़ा है, एक अणु छोटा है, ठीक है, उसका केंद्र नहीं आ गया, बड़े अणु के केंद्र थोड़ा सा और विस्तार हो गया, बड़े अणु को दाबेंगे केंद्र समान। जब अणुओं का आकार समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो धनावेश है, ऋणावेश है, उसके केंद्र आपस में क्या नहीं होते हैं? संपाती नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। हाँ, तो लिखो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, लिखो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, वितरण केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, परस्पर संपाती नहीं होते, परस्पर संपाती नहीं होते। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का आकार समान नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का आकार समान नहीं होता, आकार समान नहीं होता, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैराग्राफ 3 करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का, पदार्थों में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में प्रत्येक अणु का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब प्रत्येक अणु का स्वयं का
का क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है, नया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। सुनो, मैंने बताया कि परावैद्युत पदार्थ में जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं उनमें जितने भी अणु हैं उनका स्वयं का क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। जैसे लिख लेना, जैसे HCl H2O, HCl एक दो आता है उदाहरण, HCl H2O, ठीक है। अब हम बना लेते हैं इनका, क्या बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। देखो संरचना बना लेता हूँ, HCl बनाओ तो HCl देखो ये और ठीक है, इसका केंद्रीय, इसका केंद्रीय ये आ गया Cl माइनस और ये आ जाता है क्या, H प्लस। अब एक द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव बन गया Cl माइनस H प्लस। इसको ऐसे कर लेना आप, इसकी संरचना में बना दी, बहुत सारे अणु हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि प्रत्येक अणु का क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा ही होगा क्योंकि द्विध्रुव बना लिए। अब दिशा देख लेते हैं, दिशा का कहाँ होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस से प्लस की ओर, तो इस दिशा में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, एक अणु की बात करें, ठीक है, इसी बात करें एक अणु की। अब H2O की बात करें तो H2O की बात करें तो ये H के लिए बनाया, ठीक है, ये O के लिए बना लिया, O के लिए बना लिया ये, और ये किसके लिए, H के लिए, और ये किसके लिए, H के लिए। अब यहाँ देखो ये हुआ, इसका केंद्र ये हुआ, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बताओ, O और ये H और ये H, हाँ H तो प्लस होगा ही होगा, ठीक है। और O क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, इसका ऐसे P वेक्टर और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा P, तो ये दो संरचना बनाएंगे आप, कोई बात ऐसे करेगा। देखो ध्रुवीय, इसमें डालो ध्रुवीय परावैद्युत, इसी में ध्रुवीय परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखो, मैं बात कर रहा हूं कि यदि इन पदार्थों को, यदि इन ध्रुवीय पदार्थों को, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को यदि मैं विद्युत क्षेत्र में रखूं तो क्या, और मैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखूं तो क्या। तो ध्यान से, जब इन पदार्थों को या फिर किसी भी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल, ये विद्युत क्षेत्र बना लिया मैंने और यहाँ लिख दिया E बराबर 0, E वेक्टर बराबर 0, मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं। और इस क्षेत्र में मैंने रख दिया किसी परावैद्युत ध्रुवीय पदार्थ, कैसे, ध्रुवीय पदार्थ। तो ये ध्रुवीय पदार्थ है, जब इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो इसके जो अणु हैं एक बंद श्रृंखला बना देते हैं, क्या बना लेते हैं,
बंद श्रृंखला बना लेते हैं, बंद क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? ये इस प्रकार से बंद स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस प्रकार से एक बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक और बनाता हूं ऐसे। इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात कर रहा हूं, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तब की बात कर रहा हूं। अब होगा क्या जब ये ऐसे जुड़ जाएंगे? तो होगा क्या, ये यहां भी लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। जब ये इस प्रकार से जब इनको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो इस प्रकार से क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, बंद श्रृंखला बना लेते हैं। अब देखो ये ऋणावेश धनावेश से कैंसिल हो जाता है, ये ऋणावेश धनावेश से कैंसिल हो जाता है, ये ऋणावेश धनावेश से कैंसिल होता है, ये ऋणावेश धनावेश। तो आपस में ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ तो आवेश विद्युत द्विध्रुव बचता है क्या? नहीं बचता है। इसलिए इस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। ध्यान से सुनो कि जब इनको इन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को कहाँ रखते हैं? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वे लिखिए E बराबर 0। तो ये बंद श्रृंखला बना लेंगे। एक इनके देखो, एक और जुड़ा, इसके साथ दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, ठीक है। समझ रहे ना? अब क्या होता है कि प्रत्येक अणु का धनावेश दूसरे अणु के ऋणावेश से क्या हो जाता है? निरस्त। इसका धनावेश इससे निरस्त होगा, इसका धनावेश इससे निरस्त होगा, इसका धनावेश इससे निरस्त होगा। तो सब आपस में क्या हो गए? निरस्त हो गए। जब निरस्त हो गए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? शून्य। वैसे तो इनके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक अणु के पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मैं ये बता रहा हूं, एक अणु के पास है, लेकिन इस अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे खत्म हो गया? इस अणु से खत्म हो गया, इसका इससे खत्म हो गया। तो टोटल विद्युत परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। समझ गए ये बात? ठीक है। तो पहले इसमें आप लिखेंगे तो 3 लाइन लिखो। जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणु, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणु तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित होते अर्थात
श्रृंखला बनाते हैं जिससे ये अणु एक बंद श्रृंखला बनाते हैं ये अणु एक बंद श्रृंखला बनाते हैं जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। सुनो, या तो बंद श्रृंखला बना लेंगे या कुछ के पास ऊर्जा होगी ताप ऊर्जा कैसी रहेंगे, अनियमित रहेंगे। तो कोई किधर जाए कोई किधर जाए, इलेक्ट्रॉन की तरह, तो एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिससे विद्युत परिणामी पी रिजल्टेंट पी आ लिखा है ना, पी रिजल्टेंट परिणामी विद्युत द्विध्रुव क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो आप दोनों चित्र बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते, टेढ़े मेढ़े बनाने हैं ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे। समझ रहे? अब ये तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति थी, ठीक है, यहाँ ले सकते हैं, मैंने लिख दिया है E वेक्टर बराबर में 0। अब होता क्या है कि यदि इन पदार्थों को कहाँ रख दिया जाए, यदि इन पदार्थों को कहाँ रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो जैसे इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो भैया ये विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होंगे। तो होता क्या है कि इन पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। याद करो मेरे बात बताई थी, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं, प्लस में QE माइनस में QE। जब ये दोनों बल परिमाण समान है, दिशा में विद्युत परिणाम बल क्या होता है, शून्य। लेकिन ये दोनों बल जब युग्म के रूप में कार्य करेंगे तो क्या उत्पन्न कर देते हैं, बलाघूर्ण। क्या उत्पन्न करते हैं, बलाघूर्ण। तो अब इन अणुओं पर जब इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो इन अणुओं पर क्या उत्पन्न हो जाता है, बलाघूर्ण, क्योंकि दो बल युग्म के रूप में कार्य करते हैं। और जब कहीं भी दो बल युग्म के रूप में कार्य करें तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, बलाघूर्ण। समझ में? एक बात ध्यान करो, मैंने ऐसे बनाया था प्लस माइनस Q प्लस Q, ठीक है, 2A। अब भैया ये तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा और ये एक पर लगेगा F बराबर में QE, यहाँ लगेगा एक ऐसे लगेगा F बराबर में माइनस में QE। तो ये क्या करते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव को कहाँ करते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र के समांतर। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित विद्युत क्षेत्र की दिशा में झुकाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। समझ में नहीं बात? तो इन अणुओं में भी ऐसा ही है, जब परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इन पे बलाघूर्ण कार्य करेगा, जिसके कारण इनके जो अणु हैं वो किसकी ओर संरेखित हो जाएंगे,
विद्युत क्षेत्र की ओर, ठीक है। और जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य थोड़ी होगा, अब कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। कहने का मतलब परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। समझ में बात, ठीक है। तो देखो जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, तो ध्रुवीय पदार्थों के अणुओं पर ध्रुवीय पदार्थों के अणुओं पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। जिससे ध्रुवीय अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ध्रुवीय अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बनाया। देखो मैंने बाहर विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो गए, संरेखित हो गए, जिससे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। फिर विद्युत क्षेत्र को प्लस और माइनस दर्शाया, जैसा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है विद्युत क्षेत्र का धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश से होते हैं। तो ये आपके पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, दूसरे होते हैं अध्रुवीय। दूसरे लिखो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ
ये कौन से होते हैं? जब हाँ, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं? समपाती। अच्छा ये बात बताओ, इनके समपाती क्यों होते हैं और उनके समपाती क्यों नहीं होते? जैसे मैं N2 कहूँ, N2 समान आकार के हैं समान आकार के, CO2 यह सब संयुक्तता परिवर्तित है जा होगी या निवेदन में जुड़ा है। तुम नहीं बताइए ज्यामिति से होते हैं इन पदार्थों में, खास बात, इन पदार्थों में स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जब स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा तो इनके धनावेश और ऋणावेश इधर उधर जाएंगे नहीं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनमें ऐसा होता है, उनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वायु तो क्षेत्र रखेंगे तो बदल जाते हैं, विद्युत द्विध्रुव इधर उधर चल जाते हैं, क्योंकि उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं का होता है, इनका होता ही नहीं है। अभी बताएंगे इसके बारे में, एक मिनट रुको, ठीक है। पूरी वीडियो मत काटिए, रोक के बस पॉज करें।